अचानक से आ गया था। और इसके ऊपर भी हम बड़े से सवाल इस वजह से उठा रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीबन 1.5-2 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और उनके सामने अचानक इस किस्म के, पहले आपने अरशद शरीफ केस लगा दिया जो कि 5 रुकनी बेंच का था, 184(3) के तहत खुद नोटिस था, अब फिर एक और मुकदमा, और ये सारे वो मुकदमे जिसमें जजेस को शायद कोई भी फैसला देने से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेक टू नेक आने की जरूरत होती है। इस वक्त अगर वो कोई भी फैसला दें तो एक तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को तासुर ये है कि इम्तिहान में डाला गया ये मुकदमा देकर, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इम्तिहान को या खुद को मुतनाज़ बनाने की एक और कोशिश को ऐसे गुजार दिया फिलहाल कि उन्होंने एडजर्न कर दिया। पंजाब हुकूमत को नोटिस किया है, ज़ाहिर प्रोसिक्यूटर जनरल के तहत के जरिए होगा, और मुकदमे को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जब दोबारा लगेगा तो एक मुख्तलिफ बेंच होगा। जस्टिस मंसूर शाह, मुझे आज किसी ने स्क्रीन शॉट मुझसे शेयर किए और जिस बंदे के शेयर किए वो मुझसे जो है उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। वो लाहौर का रहने वाला है जनाब, जिसे मरियम नवाज गुड़ बेचती है। ठीक है, वो खुद को बहुत महान किस्म का पत्रकार समझता है, कलमकार। वो आजकल उन्होंने कुछ ये जो पेट से दिखने वाले और ये जरे खरीद गुलाम है ना, आजकल उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह को सिंगू पर रखा हुआ है। जैसे वो चीजें जिनका सिरे से कोई तल्लक ही नहीं है, मतलब क्या कि मुतनाज़ा बनाना है जी इन लोगों को। लेकिन मैंने पहले वो ये बात की कि बदनीति पर बनाए के सारे प्लान मनसूबे जो है ना वो अल्लाह ने काम बना देता है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपने बड़ी डिटेल से आगाह किया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन व्लॉग के साथ अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताऊँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज 2 अहम केसेस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। एक NA-97 जो नून लीग के उम्मीदवार ने दरख्वास्त दी थी जो मुस्तरद कर दी गई, इसके साथ साथ जिना हाउस का केस था, क्या डेवलपमेंट्स हुए। इसके साथ साथ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तोशाखाना रेफरेंस 2 था, उस हवाले से वहाँ पे भी समाअत हुई है। तो आज के दिन क्या डेवलपमेंट्स हुई है इस हवाले से बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मरियम नवाज जो न्यूज़ को कवर करती है सुप्रीम कोर्ट से, इसके साथ साथ बशारत राजा जो एबीएन न्यूज़ को कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मरियम नवाज मैं आपसे पूछूंगा, नया जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें आज क्या डेवलपमेंट्स हुई। देखिए, वफाकी नैब ने एक नया जो तोशाखाना रेफरेंस था जिसको बेसिकली आप तोशाखाना 2 कह सकते हैं, वो रेफरेंस दायर कर दिया है एहतसाब अदालत में गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। और ये बेसिकली रेफरेंस है नए 10 तहाइफ जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान को उस दौर में मिले जब वो इमरान खान वज़ीर आज़म थे। और इन तहाइफ के अंदर ग्राफ ज्वेलरी सेट है, उसके अलावा बुल्गारी की घड़ियाँ हैं, रोलेक्स की घड़ियाँ हैं, 7 घड़ियाँ हैं, और उसके अलावा जी जी 10 तहाइफ है। इनको महंगे तहाइफ कहा जा रहा है, जिनमें से 7 घड़ियां भी है। उसके अलावा एक ज्वेलरी सेट भी बुशरा बीबी को मिला था जब वो सऊदी अरब के दौरे पर थी इमरान खान के साथ, और उसके अलावा भी कीमती तहाइफ हैं। और इन पर भी सेम इल्ज़ाम है जो पहले तोशाखाना में था कि आपने किसी भी तोशाखाना के जो तोहफा है उसको अपने पास रखने से पहले रिटेन करना होता है, यानी पहले आप वो तोशाखाना में जमा कराते हो, आप उसकी मालियत का कुछ परसेंट, अब शायद 50% हो गया है, वो आप पहले जमा कराते हैं, उसके बाद आप रख सकते हैं वो गिफ्ट अपने पास। तो ये कहा गया है इस इल्ज़ाम में जो नैब की पूरी चार्जशीट है उसके अंदर कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने बगैर रिटेन किए ये तमाम तर तहाइफ बेच दिए और बेच के पैसे अपने पास रख लिए, जो कि खिलाफे कानून है और ये पाकिस्तान के तोहफे थे, उनके अपने नहीं थे। अब ये रेफरेंस भी चलेगा, इससे पहले भी हमने देखा कि वो जो खाना काबा वाली घड़ी थी उस पर चला था मामला, लेकिन उस केस में भी कोई ज़्यादा सब्सटेंस इसलिए नहीं निकल सकी कि नाम की प्रोसिक्यूशन भी कमज़ोर थी। आप इस मामले में ये भी साबित नहीं कर पाते कि उन्होंने रिटेन करके किया आया या नहीं किया। फिर तोशाखाना में वो तहाइफ आए, जमा नहीं हुए, इमरान खान के इल्म में थे नहीं थे, फिर उनके जाने के बाद अब तभी क्यों। एक तो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है अदालतों की जानिब से टाइमिंग्स, और वो टाइमिंग ऐसी क्यों है कि जब बाकी तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए हैं तो आप नया मुकदमा लेकर आ रहे हैं। तो ये अब नैब एक और मुकदमे में जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर भी उनको गवाहान बयानात सब चीज़ें देना होंगी। और मुझे ये लग रहा है कि उसकी भी फेट वही होगी जो पहले वाले की थी, क्योंकि तोशाखाना से मुतालिक हमेशा से ये रहा है कि हमारे साबिक वज़राए आज़म, जैसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी अहलिया पर इल्ज़ाम था, फिर नवाज शरीफ और उनकी सारी काबीना के ऊपर, आसिफ जरदारी पर भी बिल्कुल रहा, इन सब की फैमिलीज़ पर भी रहा, इनकी पार्टीज़ पे भी रहा। जब ये इक़्तिदार से चले जाते हैं तो इन पर मुकदमात शुरू होते हैं, और जब इनको वापस लाना मकसूद होता है, यानी ये मंजूर नज़र वापस से हो जाते हैं, तो तमाम खत्म हो जाते हैं। मरियम, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँ कि एक आपको पता है कि तोशाखाना केस जो है वो नवाज शरीफ पर भी चला, जिसमें इश्तिहारी करा दिए गए थे। यूसुफ रज़ा ने गाड़ियाँ को ली थी, इमरान खान ने आकर अपने दौरे दर में वो 50% उसकी की, उससे पहले वो 20% था। अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ पता नहीं कोई
खास कोई कंपनसेट किया, जो कुछ भी किया वो पता नहीं 5% या 7% के हिसाब से वो गाड़ियां इन्होंने ली शरीफ फैमिली ने। ठीक। और उसमें एक अतराफी वीडियो भी है मंसूर अली खान के साथ मरीम नवाज की, जिसमें उसने कहा था कि आपके पास वो गाड़ी है पता नहीं BMW। उसने कहा मुझे तो नहीं पता कहाँ से आई, कहाँ से ली गई। इस हवाले से जिस तरह मरीम ने बात की ना कि तोशा खाना जब वो इक़्तिदार से लोग बाहर जाते हैं जी। तो उस वक्त वो केस चलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो केस ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। उसी केस में जिसमें नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया गया था वो केस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। और मरीम एक और बात, जो नैब अमेंडमेंट केस यहाँ पर 4 जून को फैसला महफूज हुआ था ना, और अभी 4 जुलाई 6 जून को जुलाई अगस्त मतलब सितंबर 2.5 माह हो गए, अभी तक वो फैसला नहीं आया, ठीक। जिसमें 50 करोड़ से कम आप नहीं कर सकते ना। अगर वो फैसला आ जाता तो जिस तरह मरीम ने बताया कि इन केसेस की तो कोई जो बना रहे हैं, और इमरान खान पर 1 2 3 पता नहीं कितने बनाए। पहले तो वो जज मायूद दिलावर ने फैसला दिया था, फिर आप एक और बनाया। इससे कुछ हासिल वसूल ना कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ वही बात जो मरीम नवाज की कि जब इक़्तिदार में ना हो आप, तो जब वो अपोजिशन में हो तो उस वक्त आप उन्हें कुचलने के लिए, दीवार के साथ लगाने के लिए केसेस बनाते हैं, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो और ये जो तोशाखाना 2 है, जस्ट टू ऐड, ये डबल जेओपर्डी का केस भी है, यानी आप एक ही तरह के इल्जाम के ऊपर एक नया मुकदमा बना रहे हो जो कि दुनिया जो भर नहीं के है, कानून में ऐसा नहीं नहीं हो सकता। तो ये है। कानूनी हैसियत क्या है इस केस की, बता सकती हैं आप? मैं आपको वही बताई थी कि ये जो मुकदमा है ये डबल जेपर्डी का है। डबल जेपर्डी ये होती है कि आप ऑलरेडी एक मुकदमा दायर कर चुके हो, उस मुकदमे में कुछ नहीं निकला और आप उसके ऊपर एक और उसी नोयत का, सेम नोयत का मुकदमा लेकर आ रहे हैं उसी शख्स के खिलाफ। दुनिया भर के कानून में डबल जेपर्डी नहीं काबिल कबूल, और इसी बुनियाद के ऊपर मुल्जिमान छूट जाया करते हैं कि जब पहली ही आप एक चीज़ को साबित नहीं कर सके, बिल्कुल सेम नोयत का मुकदमा, वही इल्ज़ामात, वही तमाम तर आपके पास जो गवाहान भी होंगे और नोयत है मुकदमे की वो सेम है, तो फिर आप दूसरा मुकदमा उसी नोयत का उसी शख्स के खिलाफ दायर नहीं कर सकते। तो इमरान खान बुशरा भी पहले एक तोशाखाना से निकल चुके हैं, तो अब ये तोशाखाना जो 2 है, इट्स जस्ट अ केस ऑफ डबल जेपर्डी और कुछ मतलब नहीं। एक ही मुद्दे पर आप 2 तरह के केस नहीं बना सकते। ठीक है। हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे आप जो गुमशुदा लोग हैं उनके आप देखें तो जबरी तौर पे जो गुमशुदा किए उनकी वो तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते हैं। और हम देखते हैं अभी ये जो रिसेंटली दौर चल रहा है इसमें इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ जो भी केसेस है वो सबसे पहले जो है वो कोर्ट्स में समाअत के लिए मुकर्रर भी होती है, उनके हेयरिंग्स भी होती है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, हमारे मुल्क में ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। अगर आप बिशारत राजा साहब से पूछेंगे तो वो भी एग्री करेंगे कि जब भी साबिक वज़रा आज़म जैसे नवाज शरीफ को निकालना था, उनके खिलाफ जब केसेस बने तब भी फौरी समातें हुआ करती थी। केसेस के अंदर से वो नुक्ते भी निकाले जाते थे जो बनते भी नहीं थे। तो यहाँ इसी तरह से होता है, जब आप इक़्तिदार में से चले जाते हैं तो उसके बाद आपके खिलाफ मुकदमात फौरी आते हैं, चलते भी हैं, फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुकदमात को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। हालाँकि यहाँ बहुत से हमारे ऐसे जजेस आए जो अपने आप को बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैंपियन समझते हैं, लेकिन फिर वो बहुत सारे वही ऐसे करने लगते जजेस हैं। आए नहीं, मैं नाम ले देता हूँ। मरीम थोड़ी सी वो करती है। मैं हाँ, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फाइज जो आजकल चीफ जस्टिस है ना, ये जब जस्टिस होते थे तो इन्होंने एक वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का, जमहूरियत का, आइन का चूहा पहना हुआ था ना। जी। वो जिस कॉन्फ्रेंस में जाते, जिस सेमिनार में जाते, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते, वो लोगों को कहते कि हाथ खड़ा करें, इस मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी है या नहीं है। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बन रहा है, ये नीचे ये मकबरा बन रहा है उसका, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ पीछे चले गए। जब भी उनके सामने जब कोई बात जाती है बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो वो कहते हैं कि जी देखिए, हमारे सामने जो इस वक्त मुद्दा है, हमारे सामने जो खुला हुआ है, वो उसमें ये बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं आते, इस पर हम बात नहीं करते। उन्हें उनके सामने जब भी ये फैजाबाद नजरसानी वाला केस था, उसमें ये मुद्दा उठाया गया जी कि शेख रशीद गिरफ्तार थे उस वक्त। उन्होंने कहा नहीं शेख रशीद का नाम ना लें, हमारे सामने कुछ मुद्दा और है। वहां पर ख्वातीन के हवाले से बात की गई जो ख्वातीन जेलों में बंद है, मतलब उन पर कोई FIR नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं कर रही, हमारे सामने ये मुद्दा नहीं है, हमारे सामने जो मुद्दा है ना उस पर बात करें आप। तो वो चूंकि उनका मामला जुड़ा हुआ था, जो लोग बंद है इस वक्त जेलों में, उनका मामला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी नाम सुनते हैं, वो कुर्सी के नीचे पता नहीं वो स्प्रिंग लगे हुए हैं या क्या लगा हुआ है, वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, वो उसकी तरफ जाते नहीं है। इसलिए मरियम ने थोड़ा सा वो बात को ऐसे किया। मैं खुली बात कर देता हूँ
कि बुनियादी इंसानी हकूक उस वक्त उन्हें नजर आते जब वो जस्टिस थे, या कुर्सी पर बैठकर उन्हें वो सब कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है और कहते हैं कि इस कुर्सी में बड़ी ताकत है। ये तो भुट्टो भी कहता था कि कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है, जी और फिर ऐसा बाजा बजा था कि वो सबके कानों में गया था कि क्या हुआ था। ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिल गई, क्योंकि 97 एनए का जो फैसला था और वो दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। इस हवाले से ज़रा बताएगा कि किस बुनियाद पे ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये मरीम से पूछे, एक यहाँ पर पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ जस्टिस नईम अख्तर खान थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। कब जो पहले फैसला हाँ, आ चुका है पहले उसमें फैसला। जस्टिस अकील अब्बासी थे। अकील अब्बासी थे। थोड़ा सा पूछे तो फिर मैं बताता हूँ आपको, बाकी कुछ देखिए ये मुकदमा है फैसलाबाद के जो तहसील है तांतिया वाला गिनती क्या हुआ? वहाँ का, और ये दोबारा गिनती का मुकदमा है। इसमें वही मुकदमा है जिसमें पहले 3 नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून को दी जा चुकी हैं। हाँ। नोयत वही थी, लेकिन यहाँ पर एक गलती मुस्लिम लीग नून से रिकॉर्ड के हवाले से होगी जिस वजह से वो सीट लूज कर गए। मुकदमा वही सेम है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत जाता है, और ये जो चंद हल्के सुप्रीम कोर्ट में अब आ रहे हैं इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर आरओ मैनेज नहीं हुए उस वक्त। तो जहां जहां आरओ मैनेज नहीं हुए उनके मुकदमात आ गए इलेक्शन कमीशन में, लेकर आ गए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने ये देखते हुए कि आरओ ने दोबारा गिनती हतमी नताइज यानी फॉर्म 47 बनाने से पहले नहीं किए, तो उन्होंने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे दिया। जी। इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने, जो कि जीते हुए कैंडिडेट्स थे इनिशियली। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त के जरिए, और वहां पर उन्होंने नुक्ता ये उठाया कि जो प्री इलेक्शन मामलात हैं और इंतखाबात के दिन तक के मामलात हैं वो तो देखना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ठीक। लेकिन पोस्ट इलेक्शन मैटर्स इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने देखने हैं, इंतखाबी उज़रदारियां ट्रिब्यूनल्स ने सुननी है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं बनता। अगर तो आप आरओ के इख्तियारात निकाल कर इलेक्शन कमीशन को दे देंगे या ट्रिब्यूनल्स के, तो इंतखाबी अमल पूरा मुकम्मल होना है, यानी फॉर्म 45 वो अगले तक देने तक इंतखाबी अमल मुकम्मल होता है। उसके बाद जो बात मरियम करी कुछ इसमें होता यह है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना होता है कैंडिडेट्स का नाम। नोटिफिकेशन के बाद 45 दिन होते हैं जिसमें कि जो भी, फॉर एग्जांपल आप अगर कैंडिडेट हैं और आप हार गए मुझसे, मैं जीत गई, तो फिर आपके पास 45 दिन है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। वहां इलेक्शन कमीशन का सिवाय रिकॉर्ड अपलोड करने के और सारे फैक्ट्स अपनी वेबसाइट पे रखने के और कोई किरदार पोस्ट इलेक्शन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जाती है तो लाहौर हाई कोर्ट ये करार देता है कि रिकाउंटिंग का इख्तियार आरओ के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। उस फैसले को चैलेंज करते हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स यहाँ पर, और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ये कहते हैं कि इस्लाम जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की, जबकि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सेम ही लेवल के होते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट का ही जज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक ऑर्डर दिया जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दिया था, जस्टिस अकील अब्बासी ने उससे इख्तलाफ किया था। उस फैसले के अंदर उन्होंने ये कहा कि रिटर्निंग अफसर ने हर सूरत हतमी नताइज से पहले अगर उसके पास कंसोलिडेशन के लिए एक दरख्वास्त आई यानी दोबारा गिनती के लिए, तो उसने फॉर्म 47 मुरतब करने से पहले रिकाउंटिंग कराना होती है। लेकिन अगर आरओ ने रिकाउंटिंग नहीं कराई है तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन ही का इख्तियार बनता है, हाई कोर्ट का नहीं बनता। जबकि हाई कोर्ट ने एक कानूनी नुक्ता तय किया था, उन्होंने कोई इलेक्शन मैटर के अंदर बात नहीं की थी। हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि ट्रिब्यूनल्स के पास मामला जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो वही जज जो चीफ जस्टिस कादी फैज़ के साथ बेंच में थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ भी बेंच में थे। 2 रुकनी बेंच था, और जब उन्होंने मामला ये पूछा कि क्या रिटर्निंग अफसर के पास दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से अगले दिन दरख्वास्त दी गई थी, तो पता चला कि दरख्वास्त तो दी गई थी लेकिन दरख्वास्त के ऊपर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने कोई तारीख मेंशन नहीं की। एक तारीख मेंशन ना करने की वजह से उनकी सीट चली गई। अब जजेस ये चाह रहे थे, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान शुरू में ही कह रहे थे कि इस नुक्ते पर तो फैसला आया हुआ है चीफ जस्टिस कादी फैज़ का, तो उसी को वो अपहेल्ड कर ले। लेकिन बाद में उनको आइडिया हुआ, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आज बड़े मोहतात थे, शायद उनको बशारत राजा साहब की एक बात याद आ गई हो। वो बार बार सवाल पूछ रहे थे, वो बार बार सवाल पूछते हुए हमारी तरफ भी देख रहे थे कि अब ये मीडिया वाले मुझे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो ये उन्होंने बार बार कहा कि आपने तारीख नहीं दी, और वो एक तारीख की बुनियाद पर जिसके लिए सारा मुकदमे का रिकॉर्ड छाना गया, जब नहीं मिली तो फिर जो मुस्लिम लीग नून की निशिस्त है वो उनसे छूट गई है उनकी एक गलती की वजह से, और पीटीआई को मिल गई क्योंकि ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एक चीज वो प्रेजेंट तारीख नहीं दे सके जब उन्होंने आरओ को गिनती के लिए दरख्वास्त देनी थी। लेकिन वो खुद ही फिर रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। बल्कि टीजी लॉ कमीशन जो था उसने भी कहा यहाँ पर कि ये नहीं दे सके। और जिस तरह मरियम नवाज ने बताया कि जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है तो वो 3 सीटों के हवाले से हम उसी को लेकर चलते हैं, लेकिन
जस्टिस नईम अख्तर अफगान बार बार पूछ रहे थे कि यार वो हमें वो डेट तारीख रिकॉर्ड हमें दिखाएं, वो जहाँ डेट मेंशन है, ठीक। जो डेट लिखी हुई है, लेकिन वो डेट नहीं लिखी हुई थी। तो उस वकील ने क्या, वो रजा पाशा साहब वकील है, हसन रजा पाशा साहब, उन्होंने कहा जी कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, कौन आरो झूठ बोल रहा है उसने ये। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई आप वो झूठ नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया। अच्छा, हम ये कह सकते हैं क्योंकि एक ये तासुर दिया जाता था पहले कि जो पीटीआई की जितनी भी सीटें हैं वो छीन के काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, तो एक छोटी सी रुकावट आ गई एक्सटेंशन में, ये हम नहीं कह नहीं, एक्सटेंशन के हवाले से यार ये बात तय है, मरियम पता नहीं मुझसे एग्री करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें बदलती है। बदनीति पर जब भी कोई आप मनसूबा बनाते हैं ना, जब भी कोई प्लान बनाते हैं ना, और अतमी प्लान जो होता है वो अल्लाह का कार फरमा होता है। बदनीति पर बनाया कि आपका मनसूबा कामयाब हो जाए ना, तो फिर अल्लाह को अल्लाह कौन कहे यार, फिर अल्लाह तो अल्लाह, उसको तो कोई अल्लाह ही ना कहे ना। फिर हर इंसान का बनाया हुआ अपना मनसूबा कामयाब हो जाए, बदनीति पर बनाया हुआ। मैं पहले दिन से इस बात पर जो है मेरी राय है ये कि ये कभी भी जो है ना वो अब एक, हाँ अब नया एक जो मेरी जो खबर है इस हवाले से कि एक नई चीज़ जो है ना वो सामने लाई जा रही है जुडिशल पैकेज के हवाले से। ये तो तय हो चुका है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसार साहब ने रहना नहीं है, लेकिन जो नई एक नया जो प्लान लाया जा रहा है, पता नहीं DEFGHQ कौन सा प्लान लाया जा रहा है, वो ये लाया जा रहा है जी कि जो फाइल जाए ना, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 5 जनरलों की फाइल जाती है, इनमें से कोई एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना है। तो इस हवाले से मैंने सुना कि कोई नई चीज़ आ रही है। मरियम पता नहीं मुझे एग्री करेगी, वो हंस रही है, वो एग्री नहीं करती, उनसे पूछ। देखिए एक्सटेंशन का शुरू से हुकूमत का इरादा था और उसको भी हुकूमत शुगर कोट करके ऐसे बताती है कि हम चाह रहे थे कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की या हर इदारे के सरबराह की जो टाइम लिमिट है, जो इक़्तिदार मतलब जो उसने संभालनी है कुर्सी, उसको 3 साल की लिमिट तक फिक्स कर दिया जाए, ताकि बार बार जो होता है अभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सिलसिला ख़त्म हो। ये उनका जो प्लान है ये बाकी तमाम इदारों के लिए तो बिल्कुल फ़ाल हो सकता है, काबिल अमल भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको आइन में रद्दोबदल करना पड़ेगा। और आइन में रद्दोबदल के लिए शुरू दिन से कह रही हूँ, जब से एक्सटेंशन की बातें होना लगी थी कि 2/3 अक्सरियत चाहिए। मैंने ये बात जब अभी हुकूमत आई थी तो अप्रैल में ही कहना शुरू कर दिया था कि हर जगह पूरी है आपके पास 2/3 अक्सरियत, आप सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में जो आपने 11 नशिस्तों पर इंतखाब कराना, उनमें से कम 9 पीटीआई की हैं। इस वक्त सेनेट के अंदर सबसे जो ज्यादा नशिस्तें रखने वाली जमात है वो भी पीटीआई है। पीटीआई के साथ मौलाना की चंद नशिस्तें मिल जाएं, चंद आजाद मिल जाएं, तो इस वक्त सबसे बड़ा अलायंस तो वहाँ पीटीआई के पास है। तो 54 सीट्स के साथ सेनेट के अंदर अगर उनकी 96 या 100 नशिस्तें आप कंसिडर करें तो नहीं 55 नशिस्तों के साथ आप 2/3 अक्सरियत पूरी करके तरमीम ला सकते। तो इसलिए ये सारी बातें हवा में हैं, हर दौर में होती हैं। मतलब आप कहना चाह रहे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा? एक्सटेंशन ऑन कार्ड्स थी, इस चीज के बारे में बिल्कुल डिस्कशन हुई थी, लेकिन वो डिस्कशन की हद तक है, कोई बिल ड्राफ्ट नहीं हुआ, कोई चीज रेडी नहीं हुई, कहीं पर कोई उसका अप्रूवल नहीं लिया गया। ये हुकूमत चाह रही थी और वो चाह इसलिए भी रही थी कि जाहिर है उनको इतना कॉर्डियल रिलेशन रखने वाला, इतना उनके साथ चलने वाला चीफ शायद ना मुस्तकबिल में मुयसर आए। वो अपनी हुकूमत के चलने का सोच रहे थे, लेकिन ये उनके प्लान में था, ये काबिल अमल नहीं है। ठीक है, जिना हाउस का लास्ट क्वेश्चन है। जिना हाउस कहाँ है? कहाँ है जिना हाउस? ये पता है आपको कि जिना हाउस कहाँ है? ये कोर कमांडर जिसे बाद में बनाया गया, मैं आपको बताऊं कि जनरल शाहिद अजीज ने किताब लिखी है ये खामोशी कहाँ तक। वो कोर कमांडर बनकर जब लाहौर गया ना तो उसके बाप उसके साथ था। पर शाहिद अजीज के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं मिडिल ईस्ट में या कहीं भी गए जहाद के लिए तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उन्होंने कहा जी कि अपनी किताब में लिखा है कि मैं जब लाहौर गया तो मेरा बाप साथ था, तो जब उसने कोर कमांडर हाउस देखा तो उन्होंने कहा वाह कितना बड़ा घर है। तो मैंने उन्हें बताया, ये 2007 में किताब लिखी है, 2006-7 में, ये 5-6 में लिखी है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं है, ये जिना हाउस है, ये मोहम्मद अली जिना का घर है। ठीक है, जो उस वक्त उन्होंने लिखा। लोग तो कहते थे कोर कमांडर हाउस। अब जब वहां पर ये हुआ तो उसके बाद ये जिना हाउस बनाया गया। पहले तो कोर कमांडर हाउस, वो मकान कभी भी, यहाँ पर जैसे जमाल मंदो खेल ने यह बात कही थी कि हमें ये देखना है कि उस जिना हाउस में कभी कायदे मोहम्मद अली जिना रहे भी या नहीं रहे। और जो आपके पास जो सरकारी या गैर सरकारी जो दस्तावेजात है या तारीख ये कहती है कि मोहम्मद अली जिना उस मकान में कभी भी नहीं रहे। वो अंग्रेज के पास थे, पहले जनरलों के पास था, जब वो वहां से गए तो फिर इन्होंने कहा जी क्या हमारा है ये, फिर वो उसी के पास रहा।
बाकी तफसीर आप मरियम से पूछ रहे हैं जो आज का हुआ यहाँ। क्या डेवलपमेंट जी देखिए, आज दो मुल्ज़िमान की बरियत कह रही हूँ, उनकी ज़मानत का केस था और ये 9 और 10 मई के वाक़यात से थे और वो मुल्ज़िमान, एक के तो वकील साहब नहीं आए और जो दूसरा मुल्ज़िम था, उनके जो वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि जिन्ना हाउस हमले में ये नामज़द है और इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने एक पुलिस कांस्टेबल को डंडों से मारा, ज़ख्मी कर दिया। तो बाद में वो कहते हैं, जब पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल हुआ तो पता चला कि उनको लोगों ने पत्थरों से और मुख्तलिफ लोगों से उनको मारा गया था, किसी एक शख्स ने नहीं मारा था। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि क्या सीसीटीवी मौजूद है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल किया कि शवाहिद क्या हैं आपके पास, तो उन्होंने बताया कि जो मुल्जिम के वकील ने बताया कि कोई शवाहिद नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, ये जो मुल्जिम था ये जाए वकुआ पर मौजूद ही नहीं था। यानी वो जो आपको पता है 9 और 10 मई के वाकयात में लोगों को इस तरह से नामजद किया गया है कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल अगर जियो फेंसिंग में उस जगह पर उनको मिल गया, आप वहां से गुजर रहे थे या पास कहीं पर थे, तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया गया मुलविस पाके। तो ये भी उसी किस्म का एक मुकदमा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ 9 और 10 मई के मुल्जिमान आए थे, उनका भी बिल्कुल इस तरह का केस था। हमजा कैंप में उनको नामजद किया गया था, वो भी बेचारे वहां से अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे, जियो फेंसिंग में उनके मोबाइल ट्रेस हो गए और उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। कैंप में जब वो मुकदमा था तो उनमें एक ऐसा लड़का है यार, रवला कोट का रहने वाला नौजवान, उसने यहाँ पर किया, वो सीए किया किसी फर्गूसन कंपनी के साथ वो इंटर्नशिप कर रहा था। वो बेचारा कहीं बाहर निकला तो पकड़ा गया, उसका तो सारा कुछ तबाह हो गया ना। अब जो कल 9 मई की इस्तेमाल बता रही एविडेंस क्या है, अदालतें तो एविडेंस की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देती है। बुशरा बेगम पर इन्होंने मुकदमात पढ़ाए तो कल प्रोसिक्यूटर कह रहे थे जी कि उसके पास सबूत क्या थे। बुशरा बेगम खुश थी, उन्होंने कहा कि वो मुस्कुरा रही थी, ये सबूत है जी। यहाँ पर जब अदालतें सबूत मांगती हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई मिसाइल, कोई चीज निकली उनके पास से, कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, गवाह कौन बनाते हैं? पूरी पुलिस को गवाह बना दिया उन्होंने। मुकदमा इस्लामाबाद का हो, गवाह आपने मुल्तान का बना दिया पुलिस वाला। वो कहता है कि लाहौर जो है ना वो मीटिंग हो रही थी। इस तरह का यार मामला ना हो। फिर अदालत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये केस अचानक से आ गया था और इसके ऊपर भी हम बड़े से सवाल इस वजह से उठा रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीबन 1.5-2 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और उनके सामने अचानक इस किस्म के, पहले आपने अरशद शरीफ केस लगा दिया जो कि 5 रुकनी बेंच का था, 184(3) के तहत खुद नोटिस था, अब फिर एक और मुकदमा, और ये सारे वो मुकदमे हैं जिसमें जजेस को शायद कोई भी फैसला देने से पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ नेक टू नेक आने की जरूरत होती है। इस वक्त अगर वो कोई भी फैसला दें तो एक तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को तासुर ये है कि इम्तिहान में डाला गया ये मुकदमा देकर, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इम्तिहान को या खुद को मुतनाज़ बनाने की एक और कोशिश को ऐसे गुजार दिया फिलहाल कि उन्होंने एडजर्न कर दिया। पंजाब हुकूमत को नोटिस किया है, ज़ाहिर प्रोसिक्यूटर जनरल के तहत के जरिए होगा, और मुकदमे को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जब दोबारा लगेगा तो एक मुख्तलिफ बेंच होगा। जस्टिस मंसूर शाह, मुझे आज किसी ने स्क्रीन शॉट मुझसे शेयर किए और जिस बंदे के शेयर किए वो मुझसे जो है उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। वो लाहौर का रहने वाला है जनाब, जिसे मरियम नवाज गुड़ बेचती है। ठीक है। वो खुद को बहुत महान किस्म का पत्रकार समझता है, कलमकार। वो आजकल उन्होंने कुछ ये जो पेट से दिखने वाले और ये जरे खरीद गुलाम है ना, आजकल उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह को सिंगू पर रखा हुआ है। जैसे वो चीजें जिनका सिरे से कोई तल्लक ही नहीं है, मतलब क्या कि मतनाजा बनाना है जिन लोगों को। लेकिन मैंने पहले वो ये बात की कि बदनीति पर बनाए के सारे प्लान मनसूबे जो है ना वो अल्लाह ने काम बना देता है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपने बड़ी डिटेल से आगाह किया। थैंक यू जी।